शुरू करें या थोड़ा रुक जाएं? तुष्टि और पुष्टि वृत्ति की 35 और 36वीं। समझदारी पूर्वक तुष्टि की परिभाषा है, समझदारी पूर्वक 6 सद्गुणों से संपन्न होना, परिवार में समाधान समृद्धि को प्रमाणित करना, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना निरंतर तुष्टि का स्वरूप है। पुष्टि तुष्टि की निरंतर मूल्यांकन में निरीक्षण परीक्षण पूर्वक किया जाना। पूर्णता की निरंतरता ही जीवन सहज संतुष्टि है। मानव परंपरा के रूप में उसका लोक व्यापीकरण होना ही पुष्टि है। यह जागृति पूर्वक ही प्रमाणित होता है। जो प्रचलित परिभाषा है, तुष्टि का मतलब है उस संतुष्टि उसका छोटा रूप के रूप में दिखता है, पर ये जो ज़्यादा प्रयोग होता है वो शारीरिक जो तृप्ति होती है उस अर्थ को तुष्टि कहते हैं। तो तुष्टि और पुष्टि दोनों जो ज़्यादा प्रचलित मिलेंगे, जैसे भोजन खा के संतुष्टि हुई, तुष्टि हुई, ये बहुत प्रचलित शब्द है, लेकिन मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में देखेंगे तो भोजन से संतुष्टि नहीं हो सकती। संतुष्टि बहुत छोटा भाग है, संतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ है, जीवन के अर्थ में है, लेकिन हम लोग प्रयोग सारी चीज़ों को ऐसे ही करते हैं। गाना सुनाया, बोले आनंद आया, है ना, तो आनंद बहुत बड़ा चीज़ है। तो हम लोग अभी तक जो प्रचलित परंपरा में देखेंगे, इतना भी या कितना भी आदर्शवादी भारतीय परंपरा रहा, लेकिन हम आनंद, सुख, न्याय, इन शब्दों को बहुत ही हल्के में प्रयोग कर रहे हैं, है ना। जो सामान्य शारीरिक जो सुख है या जो शारीरिक जो भी अनुकूलता है उसको बोल रहे हैं। तो तुष्टि अभी तक प्रचलित यही है और पुष्टि भी वही है। पुष्टि शरीर के अर्थ में ही है। यहाँ पर शरीर ऑटोमेटिकली समा जाता है जब हम पूरी मानव परंपरा की बात कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि मानव परंपरा में पुष्टि हो गई, इसका मतलब है कि हर बच्चा स्वस्थ पैदा हो रहा है, हर व्यक्ति पूरी आयु जी रहा है, स्वस्थ है, वो अपने आप में उसमें समा गया, है ना। तो जब मानव, यहाँ पर पूरी जो परिभाषा है मानव परंपरा के अर्थ में बोला जा रहा है। मानव परंपरा यदि बनेगी तो अपने आप में बाकी तीनों परंपराएं बनी ही हैं, वो और बढ़िया रहेगी। जैसे जंगल बीमार होता है, ज्यादातर आदमी का छेड़छाड़ है या कोई प्राकृतिक घटनाएं हैं, और कुछ समय के बाद वापस स्वस्थ हो जाता है। लेकिन आदमी जब उसमें डिस्टर्ब करता है फिर उसमें छेड़छाड़ नहीं होता है, फिर उसमें सुधार होना संभव नहीं होता है। तो यहां पर यदि पुष्टि हो गई किसी एक परंपरा की, मानव परंपरा की हो गई, तो बाकी तीनों होंगे ही होंगे, उसमें समाया हुआ है। अभी आप देखेंगे कि लोग प्राकृतिक संतुलन के पीछे लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया काम है, लेकिन यदि मानव ठीक नहीं होगा तो कितना भी प्राकृतिक संतुलन कर लो, वो बिगाड़ के ही छोड़ेगा। और यदि मानव छोड़ दिया बंद ये सब कुछ करना, तो मुझे नहीं लगता कि 25 साल में कुछ बचेगा, सब बिल्कुल एज इट इज हो जाएगा। थोड़ा सा समय चाहिए, प्रकृति इसको ठीक कर देती है। अभी लॉकडाउन में 1 साल में लोगों, 1 साल में क्यों, 3-4 महीनों में जो फोटो आने लगे, पूरा पानी शुद्ध हो गया, पूरी हवा शुद्ध हो गई, इतना हुआ। जंगल में भैया एक रोड है, टार का, सीमेंट का बढ़िया रोड है, यदि उसको 1 साल के लिए बंद कर दिया जाता है, 2-3 महीना बरसात में बंद रहता है, उसके बाद पहचान नहीं सकते रोड था कि नहीं। मिट्टी की परत चढ़ जाती है, पूरे पौधे हो जाते हैं, घास उग जाता है, आश्चर्य होता है, जबकि उसको बड़ी मेहनत से बनाते हैं। तो इतना जो शक्ति है प्राणावस्था को बनाने के लिए, धरती में इतनी ताकत है कि हम घास काट काट के परेशान हो जा रहे हैं, लेकिन पौधे, घास उगते ही जा रहे हैं। प्राणावस्था धर्म में पुष्टि है, यहाँ भी पुष्टि है, तो ये अलग संदर्भ में, हाँ, अलग संदर्भ में क्या, ये पूरी परंपरा की पुष्टि बोल रहे हैं, मानव परंपरा की पुष्टि। और मानव परंपरा की पुष्टि हुई माने उसके नीचे की सारी चीजें पुष्ट हो ही गई। जो पुष्टि धर्म है, देखिए पुष्टि कहां से आ रहा है। यदि पुष्टि को हम परिभाषित करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे,
तो पुष्टि का मतलब होता है जो प्राणावस्था में हो रहा है वो है मल्टीप्लिकेशन। उसको भी मूल रूप में देखेंगे तो प्राण कोशिका मल्टीप्लाई होना, और अंदर जाएंगे तो उसका जो गुण प्राण सूत्र है वो मल्टीप्लाई होना। यदि प्राण सूत्र मल्टीप्लाई नहीं होगा तो पौधा बढ़ेगा नहीं। उसके अंदर जो डीएनए होता है वो दो मिलके जोड़ के बने रहते हैं, वो टूटते हैं और उसके बाद फिर प्रत्येक अपना वाले जोड़ीदार को बना लेता है, अपने आप बन जाते हैं कहिए, और वो फिर डबल हो गया। उसके बाद फिर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को आप देखेंगे, एक बार मैंने बाबा जी से पूछा था तो जैसा बाबा जी ने बोला और जो पुस्तक में लिखा है मुझे लगभग एक जैसा ही लगा। जो ऐसे गुथे हुए दो ये होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, एक सेकंड वो अपने जैसे को फिर से बना लेता है, मतलब उसके बाजू में जो रस होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है वो लिक्विड ही वापस सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। उसके बाद दो मिलके एक हो जाते हैं, ये दो मिलके एक हो जाते हैं, फिर दोनों के बीच में जो सेल वॉल बन जाती है। इसी को म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन, सेल म्यूटेशन। म्यूटेशन शायद थोड़ा सा अलग है, ये तो डिवीजन है। अच्छा। तो इसमें हो क्या रहा है, जो उसके अंदर जो सेल का कवर है या जो न्यूक्लियस का जो कवर है उसके अंदर का लिक्विड बढ़ गया। वो जो लिक्विड है वो बढ़ा, वो बढ़ने के बाद जब इतना ज्यादा हो गया कि डबल हो सके तब वो खुलता है। तो वो जो प्राण सूत्र है वो पहचान रहा है कि लिक्विड पर्याप्त मात्रा में हो गया, उसका कंसंट्रेशन अच्छा हो गया, इतना हो गया कि अब ये हम डबल हो सकते हैं, तब वो दोनों अलग होंगे, है ना। देखिए पहचानना तो हर जगह पर है। तो वो दोनों अलग हुए, अलग होने के बाद वही जो लिक्विड है वो सॉलिड बन के इसका जो अपोजिट वाला भाग बनना है वो बना, इसका अपोजिट वाला है वो बना, फिर दोनों जुड़ गए आपस में, फिर बीच में सेल वॉल बन गई। तो जो मटेरियल है उसके अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है वो बाहर से ही आ रहा है। पेड़ पौधे जो जड़ से ले रहे हैं वो परिपक्व होकर अंत में सेल के न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं, तभी वो बड़ा हो रहा है, टूट रहा है, तभी वो उसमें वृद्धि हो रही है। तो पुष्टि उस जगह को कह रहे हैं कि वो जो दोनों तत्व, वो तत्व अपने आप में इतना बन गया है कि अब वो एक से दो हो जाए, है ना। इस चीज का नाम पुष्टि है। तो वो पहले लिक्विड फॉर्म में आता है, उसके बाद फिर वो सॉलिड होकर प्राण सूत्र बन रहा है। तो प्राण सूत्र को ही पुष्टि का मूल चीज कह रहे हैं। धर्म के रूप में कैसे पहचाना पुष्टि को? धर्म अस्तित्व सहित पुष्टि। तो जब तक प्राणावस्था रहेगा वो निरंतर इसी के लिए काम कर रहा है कि सेल डिवीजन होते रहे। लेकिन इसमें एक जगह ये दिक्कत है कि जैसे मूल सूत्र के अंदर दो चीजें हैं, पुष्टि तत्व एक रचनात्मक। तो ये पुष्टि तत्व का ही बढ़ना है वो बोल रहे हैं ना। हाँ, तो एक भाग है जो वो बना रहा है, जो डीएनए बना रहा है ना, और जो दूसरा भाग है और बाकी चीजों को बना रहा है। जैसे आप देखेंगे कि पेड़ पौधों में आप एक मनी प्लांट के पौधे हम घर में रखते हैं बोतल में, उसमें आप नमक डाल दीजिए, आप 5 दिन के बाद देखेंगे पत्तियों में नमक आ गया है। या पोटेशियम परमैंगनेट डाल दीजिए, उसमें कलर आ जाएगा। हम करके उसको देखें, उसमें पिंक जैसा हल्का कलर आ जाता है। तो क्या ये डीएनए का पार्ट बन गया? नमक आ गया तो नमक को तो डीएनए का पार्ट बन जाना चाहिए, नहीं तो उसमें आया क्यों? पर ऐसा नहीं है, उसके डीएनए में नमक नहीं गया है। अगले उसको काट के सादे पानी में लगाइए, फिर से बिना नमक वाला पौधा मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें साथ में जा रही है, लेकिन वो डीएनए का पार्ट नहीं बन रहा है, उसका प्राण सूत्र का भाग नहीं बन रहा है। तो रचना में बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती है, लेकिन वो डीएनए का उसका पार्ट बन के नहीं रहता है, प्राण सूत्र का भाग नहीं रहता है ना। तो कुछ चीजें रचना तत्व का भाग होता है, कुछ चीजें पुष्टि तत्व का भाग होता है। साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर में जो रचना तत्व है उसको हार्मोन्स उसी को ही बोलते हैं और पुष्टि तत्व को प्रोटीन बोलते हैं, ऐसा? हाँ भैया, बाबा जी ने बोला है साइंटिफिकली जो ये है, तो उसमें ये लोग इनको बहुत अलग नहीं कह रहे हैं। मतलब वो प्रोटीन और हार्मोन को बहुत अलग अलग कह रहे हैं, पता नहीं चलता मेरे को, अभी मैं उतना नहीं समझ पाया हूँ। लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि
डीएनए बनने वाला मटेरियल अलग है और बाकी रचना जो है वो मटेरियल थोड़ा अलग है। हाँ, तो वो जो मटेरियल है वो भिन्न है, और इसके अलावा जो सेल वॉल है या जो सेल मेम्ब्रेन है या जो और पार्ट है उसमें और भी चीजें होती है। इसके अलावा भी कुछ चीजें जैसे नमक है या बताया पोटेशियम परमैंगनेट है, वो रचना का भाग बन जाता है। ये चीजें तो डीएनए को इफेक्ट करती ही नहीं। अगर डीएनए इफेक्टेड हो जाता तो हर घर में डीएनए बन जाता। हर घर में डीएनए ही बन जाता है, वो इफेक्ट करता ही नहीं। डीएनए की रचना ही ऐसी है कि कोई भी आप बाहर से उसको इफेक्ट नहीं करता। वो डीएनए को चेंज नहीं कर पाता है। लेकिन लोगों ने परंपरा में कई ऐसे उपाय भी देखे हैं कि डीएनए बदलते हैं। जैसे एक बड़ा प्रयोग बाबा जी बताते थे कि धान में सुगंध लाने का प्रयोग लोगों ने किया। जो सुगंध, जैसे चावल में आपने देखा ना विष्णु भोग में सुगंध है, तो एक धान होता है, यहां पर उसको जंगली धान बोलते हैं, सभी जगह जंगली ही बोलते हैं। वो अपने आप उगता है और एक बीजा पक के गिर जाता है, उसके बाद दूसरा बीजा पकता है, फिर तीसरा बीजा, तो उसको आप कलेक्ट नहीं कर सकते। तो लोगों ने ऐसा बनाया कि पूरी बाली एक साथ पके। तो इसके लिए क्या किया, गाय के घी का मोहन दिया बीजा में। जो धान का बीजा होता है उसमें गाय के घी का मोहन देके छोड़ दिया 12 घंटे। उसके बाद उसको लगाया तो उस जनरेशन में कम गिरे, झड़ने वाला गुण कम हुआ। ऐसा कुछ बार करते हैं, कुछ बार करने के बाद फिर उसमें यह गुण आ जाता था कि वो पक्का हो गया, पूरी बाली एक साथ पकेगी। इसी घी में कुछ सुगंध मिला के करने से वो सुगंध बाद में धान के वो डीएनए का पार्ट बन गया, और इसी विधि से बने हैं या बनाए गए हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए। हाँ, जेनेटिकली ही मॉडिफाइड हो गए, क्योंकि उसकी प्राण सूत्र में अंतर आ गया। तो ऐसा करने की प्रक्रिया है। वैसे ही आम को सुगंधित बनाया गया है, ऐसे ही करते हैं। तो जब आम की गुठली होती है उसी समय से उसको ट्रीट किया जाता है ऐसे ही, और उसके बाद उसको एक जगह लगाया जाता है। जब उसके 2 पत्ती आते हैं तो फिर उखाड़ के फिर दूसरी जगह लगाते हैं, फिर 2 पत्ती आता है तो फिर उखाड़ के लगाते हैं। ऐसा एक साल में आम में 4 बार पत्तियां आती है, इस इलाके में 4 बार आती है। तो 4 बार उखाड़ के लगाते हैं, फिर अगले साल 4 बार करते हैं, फिर अगले साल करते हैं। ऐसा 4-5 साल करने के बाद वो आम जो वैरायटी था उससे भिन्न वैरायटी हो जाता है। उसकी गुठली छोटी हो जाती है, गुदा बढ़ जाता है, कोई सुगंध उसमें आ जाती है। तो ये जो कलमी आम का जो मदर प्लांट ऐसे ही विधि से बना है ना। तो कलमी आम जो आम जितने भी देख रहे हैं है ना, दशहरी है, लंगड़ा है या चौसा है, अल्फांसो है, जो भी, उसको मनुष्य ने बनाया ऐसे विधि से, और एक मदर प्लांट बन गया, फिर बाकी फिर उसके कलम लग रहे हैं। तो इस विधि से मनुष्य बहुत चीजों को बनाया। तो आज जो भी हम फल खा रहे हैं ना, एक भी फल प्राकृतिक नहीं है, एक भी या 95% तो प्राकृतिक नहीं है। इसमें मानव की कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता लगी है, और तब ये इस स्थिति में आया। चावल भी, गेहूं भी, सब। हम उसको आज देख नहीं पा रहे। कभी मानव जाति ने बहुत प्रयास करके इसको बना लिया। इसीलिए प्राकृतिक भोजन वाले लोग बोलते हैं कि फल खाओ। मैं उनसे पूछता हूं कि फल कौन सा प्राकृतिक है, बताओ ना। मैं 4 या 5 अलग अलग इलाके के जंगल को देख के आया हूं, कहीं मुझे फल ही नहीं मिला। वहां का जो आम है, इधर होता है हमारे इधर आम, ये अमरकंटक के आसपास, और इधर ये मैकल पर्वत, कोरबा, इधर के जंगल में आम होता है। इतना छोटा होता है, उसको सुपाड़ी आम कहते हैं। गुठली होती है और छिलका होता है और बीच में एक एसिड होता है, और उसको खा लो तो जीभ वीभ छिल जाता है। तो जंगल में अमरूद भी होता है, उसमें इतना छोटा सा छिलका जैसा गुदा वाला भाग बहुत छोटा होता है, और अंदर बहुत कड़े बीज होते हैं। और अभी आप देखिए इलाहाबादी या मुगल सराय के अमरूद खा के देखिए, बीजा बहुत कोमल होता है। तो प्राकृतिक रूप से हम अमरकंटक में बहुत सारे अमरूद बाहर से ले जाकर लगाए, वहां के क्लाइमेट में वो जंगली बन जाता है। बहुत चीजों को लगा कर देखा मैंने, वो खट्टा हो जाता है। तो क्लाइमेट कोई एक ऐसी चीज है जो बदलता है, और मनुष्य ने ऐसा कोई तोड़ पा लिया है कि कोई एक प्रक्रिया से उसको फिर स्थापित भी किया है।
बहुत सोच के किया है पता नहीं, लेकिन कर करके मेहनत करके किया। तो ये सारे फल, सारे अनाज जो हम खा रहे हैं, उसको मानव ने डेवलप किया। ऐसे तो फिर देसी किसे बोलते हैं भैया? जैसे देसी बीज बोलते हैं, वो भी तो फिर मानव ने ही किसी चीज से अपनी कल्पनाशीलता से उसको आज विकसित किया है ना। देशी का मतलब एक होता है कि उसमें उसके गुण बने रहे, जैसे जिसको हम हाइब्रिड बीज कहते हैं, उसमें 2 वैरायटी है। 2 चीज़ों को क्रॉस कराते हैं और एक नया बीज बनता है। वो जो नया बीज है वो लगाइए, उसमें वैसे ही फल आता है। उसके अगले साल जब लगाते हैं तो शायद कुछ जो है पहला वाला बन जाता है, कुछ दूसरा वाला बन जाता है। 3-4 साल में वापस वो अपने अपने में लौट आता है, जिन दोनों से क्रॉस कराया गया था। लेकिन कुछ ऐसे बने रहते हैं जो क्रॉस कराने के बाद कुछ ऐसे बीज बन जाते हैं जो फिर वो एक जैसे ही बने रहते हैं, उसकी परंपरा बन जाती है। तो बीज में ही अपने आप प्राकृतिक रूप से क्रॉस पॉलिनेशन हुआ और उसके बाद नई प्रजाति बनी और कुछ प्रजाति अपनी निरंतरता को बना ली। ओपी सीड से ओपन पॉलिनेटेड सीड बोलते हैं। वो कहते हैं कि उससे अपना बीज भी, जैसे हाइब्रिड से ना अपना बीज हम नहीं बना सकते, किसान नहीं बना सकता, लेकिन ओपी से कहते हैं उससे बन जाते हैं। जैसे देसी से बनते हैं वैसे ही ओपन पॉलिनेटेड से भी बीज बन सकते हैं। नहीं, ओपन पॉलिनेशन से भी कुछ बनते हैं, कुछ ऐसे भी बन जाते हैं जो बाद में टूट जाते हैं, है ना। उसमें फिर सिलेक्शन कर करके जो ट्रेडिशन है, धान के खेत जब पक जाते हैं तो मैंने देखा है कि बाबा जी करवाते थे, तो बढ़िया बाली को अलग से छंटवाते थे। जो अच्छी बाली है उसको छंटवाते थे और उसको बीजा रखते थे, और ऐसा हर साल सिलेक्शन विधि से बेटर और बेटर और बेटर करने की कोशिश करते हैं। ये जो आप HMT चावल खा रहे हैं, इनकी कहानी बताया है मुझे हमारे एक मित्र हैं संकेत भैया, आप शायद बहुत लोग जानते होंगे, वो साइंटिस्ट हैं। तो एक आदमी अपने खेत में, एक पटेल चावल मिलता था, यहाँ पर एक पटेल चावल चलता है, वो लगाता था। उस धान में से कोई एक नई वैरायटी, उसको नया बीजा दिखा, तो उसको उसने डेवलप किया, वैसे बढ़ाया। बढ़ाने के बाद जब ज़्यादा हो गया तो एक गाड़ा भर के मंडी में ले गया। मंडी में उसको कोई पहचानने वाला नहीं था, मंडी में बहुत जानकार होते हैं। तो जो आदमी ले गया था वो HMT घड़ी पहना था, तो उसका नाम HMT रख दिए। ये कहानी इसकी प्रचलित है। तो अभी हम लोग जो रोज चावल खा रहे हैं वो HMT है। तो ऐसे ही बहुत सारे चावल अपने आप बन गए हैं, वैरायटी, है ना। तो जो किसान होते हैं वो हर साल देखते हैं, बनाते रहते हैं, है ना। तो ये कहना है कि प्रकृति में एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करके मानव अपनी कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता लगाता है और कई बार उसकी प्रजातियां बन जाती है और वो स्थिर हो जाती है ना। तो वो स्थिर होने का फैक्ट या जो सूत्र है वो प्रकृति में है, तभी हम स्थिरता को पाते हैं, नहीं तो क्यों पाएंगे, है ना। और ऐसे भी बीज बना लिए हैं कि एक बार फल आएगा और उसमें जो बीज आएगा उससे फिर पौधे भी नहीं बनेंगे, है ना, जिसको टर्मिनेटेड सीड कहते हैं। एक बार के लिए केवल करो, यही कोशिश हो रही है, ज्यादातर तो यही है भैया, यही कोशिश हो रही है कि ये ज्यादातर तो अब भी नहीं है, ताकि वो अपना बीज रख ही ना पाए। अभी हाइब्रिड है जो 3 साल, 4 साल, 5 साल चलते हैं, है ना। कुछ हैं जो बहुत कम, मुझे लगता है कि इस इलाके में तो 0.1% भी नहीं है। जैसे धान लगाते हैं लोग, तो 0.1% भी लोग नहीं होंगे जो उन धानों को लगा रहे हैं। मक्का में भी कर लिए हैं, बताते हैं। और उसमें ना वो बोलते हैं कि आप अपना बना भी लोगे ना, इससे तो अगली बार फिर इसकी क्वालिटी नहीं आएगी अगर आप नहीं लोगे। वही हाँ, वैसे ही है। वही जो पहले बार वाले में कुछ गुण रहता है, उसके बाद जो दूसरा बनाता है फर्स्ट जनरेशन, उसमें कुछ रहता है, उसके बाद वाले में कम कम होता जाता है। इसका कारण ये है कि किसान बाजार पे ही निर्भर रहे और बार बार खरीदना पड़े, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है। इसी तरह से एक दिल्ली में है साइंटिस्ट है, उसने कुछ मशीन ऐसी बनाई है, तो वो एक मतलब उन्होंने अप्रूवल भी दिया है इस चीज़ का, पूसा इंस्टीट्यूट के अंदर में उसका वो भी ट्रायल भी करवाया। तो मशीन में क्या है कि आप किसी भी तरह का कोई भी बीज है, तो उस मशीन में से गुजारने से अगर कोई बीज ऐसा है जो 3 साल बाद या 4 साल बाद जर्मिनेट नहीं हो पा रहा, तो उसके अंदर में उस मशीन में से गुजारने के बाद वो गारंटी देते हैं कि 100% बीज जो है उसके अंदर में उगेगा। ये क्या चीज़ है? पता नहीं, इसको तो समझना पड़ेगा।
भंवर सिंह जी हैं। कॉलीफ्लावर, कैबेज ये सब है यहाँ ना, तो इनकी भी एक ही की प्रजाति है। अब कितनी सारी में हम हाँ, अभी तो बना लिया इन्होंने, खूब बना लिया। भंवर सिंह जी हैं, आपके दिल्ली में रहते हैं, पूसा में साइंटिस्ट थे, है ना, बिजनौर में लंबे समय रहे हैं, आप लोग बहुत लोग इनको जानते होंगे। उन्होंने गेहूं पर काम किया है, उन्होंने गेहूं की बहुत सारी वैरायटी बनाया है ना। मेरे ख्याल से उस समय तक तो भारत के वो टॉप साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे अधिक वैरायटी बनाया। उन्होंने एक प्रयोग किया, उन्होंने मुझे बताया, बाबा जी को भी बताया था। एक पहाड़ी गेहूं होता है जिसको वो लोग राई कहते हैं, उसमें 32% प्रोटीन होता था, और दूसरे जो गेहूं है 8-9% गेहूं प्रोटीन होता था। उन दोनों को उन्होंने क्रॉस करा के कुछ और वैरायटी बनाई, और उन्होंने छोटे छोटे जगह में लगा के उन्होंने टेस्ट किया, तो देखा उन्होंने कि जिसमें प्रोटीन परसेंटेज 32 है उसकी पैदावार कम है, जिसकी 20 है उसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी 10 है उसकी और थोड़ी ज़्यादा है। और फाइनली उन्होंने जो कैलकुलेट किया कि एक पर्टिकुलर इलाके में कितना प्रोटीन आ रहा है, वो उतना ही आ रहा है। तो हम क्वालिटी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं मतलब उसका बल्क, मात्रा बढ़ गया है, और उसमें जो दूसरे चीज़ें हैं जैसे सेल्यूलोज जैसी चीज़ें हैं, उस प्रकार की चीज़ें बढ़ गई है। तो इतना ही हुआ उन्होंने बोला जो, तो बहुत सारी वैरायटी लोग बना रहे हैं, तो गुणवत्ता नहीं बढ़ पा रहा है। तो मिट्टी की गुणवत्ता से ही जो बनना है वो बनेगा ऐसा? हाँ, मिट्टी में ज़्यादा खाद देंगे, और बहुत ज़्यादा खाद दो तो जल जाता है। तो लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी साइंटिस्ट लोगों ने बहुत अच्छे प्रयोग कर लिए। इन्होंने NPK तीनों को अलग अलग पहचाना, उनका कितना मात्रा दे सकते हैं, और इसके बाद फिर कुछ जो है कम चीज़ें जैसे बोरॉन, आयरन जैसी चीज़ें कम लगती है, उसको भी देखा। फिर उन्होंने बहुत सारे प्रयोग करके उन्होंने बहुत अच्छे निष्कर्ष बनाए, है ना। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हम ज़्यादा गोबर की खाद डालते हैं तो पौधे में फल ही नहीं आता है, वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाता है खूब बड़ा, और फलता नहीं है। यहाँ की लोकल भाषा में बोलते भैया गया, पगला गया वाले। ये भी होता है ना। कारण क्या होगा इसमें? ज्यादा गोबर डालने से क्या हो गया उसमें? वही पेड़ बड़ा हो गया, नाइट्रोजन ज्यादा मिल गया, बाकी जो तत्व हैं वो कम मिलने से एक असंतुलन हो गया। तो संतुलन कोई एक चीज है ना। तो ये न्यूट्रिएंट्स एक हैं, उनका संतुलन भी कोई एक चीज है जो ज्यादा रोल प्ले करता है। और इसको पहचानने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे प्रयोग किए, जो परंपरा में जो किसान है उनके पास नहीं है। वो फिर ऐसा कहते हैं कि इतना गोबर की खाद डालो, इतना मुर्गी की खाद डालो, इतना बकरी की खाद डालो। और यदि गोबर और बकरी इनका जो एनालिसिस करेंगे तो जो वो खाना खा रहे हैं उससे उनके खाद में भी परिवर्तन आ जा रहा है ना। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हम कह रहे हैं उनके खाने से परिवर्तन हो जा रहा है। तो उसको नियंत्रित करना यदि है तो फिर गाय के पहले या बकरी के भोजन को पहले नियंत्रित करो, है ना। तो सबको अब फिर आदमी पालेगा। अब तक तो ये प्राकृतिक रूप से चर के खा रहे हैं, तो उसमें मनुष्य का श्रम कम है ना, और ये ऑटोमेटिक बन रहे हैं। अब इसमें एक एक चीज को आदमी को कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी तक क्या था, भेड़ को पैदा करता था तो उसमें संतुलन था। आदमी जब भेड़ को पैदा करने लगा, अब संतुलन खत्म हो गया, है ना। वो प्राकृतिक संतुलन खत्म हो गया जो बनाया था ना, वो एक डॉली भेड़ बनाए थे, तो उसमें प्रॉब्लम यही आएगी कि संतुलन जो है, जो प्राकृतिक विधि से है, वो समाप्त हो जाएगा। फाइनली मनुष्य जिस श्रम से बचना चाह रहा है वो श्रम और बढ़ जाएगा। यदि उसका लास्ट जगह पर जाएंगे तो असंतुलन बढ़ेगा और उसको मारने के लिए आदमी को श्रम करना पड़ेगा। अभी ऑस्ट्रेलिया में 2-4 साल पहले कुछ 20-1 लाख ऊँटों को काटा गया, क्योंकि वहाँ मतलब अनियंत्रण हो गया, ऊँट बहुत ज़्यादा हो गए। एक बार 85-87 की मेरे को खबर है कि जर्मनी में 20 लाख गायों को काटा गया था दूध का रेट कंट्रोल करने के लिए। मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था, उस समय की एक न्यूज़ थी वो। चीन में जो बीजिंग में ओलंपिक हुए थे, 12 लाख कुत्ते काटे उन्होंने। स्ट्रीट डॉग्स जितने थे ना, 12 लाख तो साफ कर दिया।
तो ये ईस्ट के लिए खाते नॉर्थ ईस्ट में देख लो भाई, कुत्ता भी नहीं मिलेगा आपको जो टेक्निक है वहाँ नागालैंड में एक बाजार लगता है आपका, वीक में एक दिन, उसमें आपको सब सारा मिलता है। पिताजी रहे मेरे 5 साल 4 साल सद्गुण 6 ही है। स्वयं पर विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा में संतुलन, व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबन। कहीं कहीं प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन एक साथ लिख दिया है वो 6। मतलब प्रतिभा के अनुसार व्यक्तित्व होना, व्यक्तित्व के अनुसार प्रतिभा होना, ये है मूल चीज। तो ये सब एक साथ होते हैं तो सब एक दूसरे के अनुसार होते हैं। तो इसमें जो मूल जो बात हो रही है वो परंपरा की पुष्टि, खासकर मानव परंपरा की पुष्टि यदि होती है, मानव परंपरा पुष्ट होने का मतलब है बाकी तीनों जो अवस्थाओं की परंपरा पुष्ट रहेगी ही रहेगी। इसके लिए जो भी विचार है, निर्णय है, तर्क हैं, इन सबको कह रहे हैं पुष्टि। और इसके लिए जो समझ है, समझ का मतलब जो उसकी स्वीकृति है वृत्ति के स्तर पर, वृत्ति ने जो चित्त को स्वीकारा हुआ है, चित्रण को स्वीकारा हुआ है, इच्छा जो है उसको कह रहे हैं तुष्टि। ये इसके वहाँ पे वो तंत्र के बारे में है, तंत्र, रवि तंत्र, रव तंत्र, इसके सारे इसको तो पढ़ाया जाता है भैया, अभी भी बढ़िया उस पर काफ़ी काम किया गया है। वहाँ पे एक लाइन की परिणाम स्वरूप रक्त संचार, श्वास संचार बिना जीवन के ही संपन्न होता हुआ देखने को मिलता है। जो गर्भाशय में जीवन, गर्भाशय में जीवन आता है मेधस्तंत्र पूरा बनने के बाद। तो यदि मेधस्तंत्र बना नहीं है तब भी तो उसकी वृद्धि हो रही है। मेधस्तंत्र पूरा बनने के बाद उसको जीवन चला पाता है, उसके पहले तो चला नहीं पाता। तो उसके पहले ही वृद्धि होती है। तो सबसे पहले तो एक कोशिका है, वो फिर बढ़ता है, फिर उसी में बढ़ते बढ़ते सारे अंग अवयव बनने लगते हैं, हड्डी बनने लगती है, मांस बनने लगता है ना, हार्ट बनता है, सब चीजें बाद में बनती है। एक सेल में तो कुछ नहीं होता ना, हार्ट तो बाद में बनेगा, हार्ट तो कई सेल का है। तो उसी में वो मतलब छोटा स्वरूप बन जाता है, जो उसका जो दो जो अलग अलग ये हैं शुक्राणु और डिंब मिलके जो एक नया रचना बना, वो जो रचना है वो रचने में पूरा सूत्र है कि उसकी आंखें कैसी होगी, उसका हार्ट कैसा होगा, उसके बाल कैसे होंगे, उसके नाखून कैसे होंगे। पहले सूत्र बनता है, फिर वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते होते एक एक चीज़ बनने लगता है। फिर हड्डी आती है, फिर पूरे अंदर के अवयव बनते हैं, सारे एक एक करके बनते हैं, वो क्रम से बनेगा। और उसी समय से मेधस्तंत्र भी बनना शुरू होता है। जब मेधस्तंत्र पूरा विकसित हुआ तब उसको जीवन चला रहा है। तो यही कह रहे हैं कि मेधस्तंत्र आने के पहले ही वो रचना हो रही है, भैया ये तंत्र का जीवन आने के पहले ही रचना बन रही। जी, तंत्र का तात्पर्य उर्मी और स्पंदन से है, इसको थोड़ा सा elaborate करना। इसी की बात है, इसी की बात है। रासायनिक द्रव्य में परस्पर योग संयोग पूर्वक उत्सवित होना, तरंगित होना, ठोस तरल विरल के रूप में पाया जाता है, इसी का नाम उर्मी। अच्छा, तो रासायनिक उर्मी के बारे में बोल रहे हैं। इसके पहले जो रसायन है वो कैसे बनते हैं। तो पहले परमाणु हैं, परमाणु से अणु बने, भौतिक अणु बने। इसके बाद दो भौतिक अणु मिलके एक रासायनिक अणु बनाए, मतलब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके पानी बनाए। तो हाइड्रोजन का आचरण हाइड्रोजन ने छोड़ दिया, ऑक्सीजन का आचरण ऑक्सीजन ने छोड़ दिया, दोनों मिलके एक तीसरा आचरण बनाए। जैसे दोनों गैस है, दोनों मिलके लिक्विड बना लिए। एक तो अंतर यही आ गया, प्रॉपर्टीज में भी अंतर। पूरी प्रॉपर्टीज, मतलब आचरण छोड़ दिया माने प्रॉपर्टीज छोड़ दिया। दोनों ने अपने आचरण को छोड़ दिया, दोनों मिलके एक तीसरा आचरण बनाए। इसको कहते हैं रसायन, रासायनिक क्रिया। उसी में पानी भी एक चीज हुआ, तो पानी एक रसायन है। पानी को फिर रस कह रहे हैं, क्योंकि ये
प्राणावस्था बनाने के लिए पानी अनिवार्य है। तो रसायन में कुछ रसायन को रस बोला, खासकर पानी को, जो प्राणावस्था बनाने के लिए सहायक होगा। इसके बिना प्राणावस्था बनेगी ही नहीं। तो इसमें पहले पानी हुआ, उसके बाद फिर प्रोटीन बनेगा, शुगर बनेगा, ये सारी चीजें बनेंगी, उसके बाद प्राणावस्था बनेगा। सप्त धातुओं में शुक्र की जगह स्नायु दिया है, एक जगह चर्म भी दिया है, तो उसमें कैसे देखें? स्नायु ही है। जो सप्त धातु हैं परंपरा में जो प्रचलित हैं, उसमें शुक्र को एक धातु बोला गया है ना। यहां बाबा जी ने शुक्र को धातु नहीं माना है, स्नायु को धातु माना है। शुक्र क्या? शुक्राणु कहते हैं। यदि इसमें देखेंगे, मतलब शुक्राणु जो शब्द है पुरुष के जो, जिसको कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन के लिए पुरुष में जो कोशिका है उसको शुक्राणु कहते हैं, और स्त्री में जो होता है उसको अंडाणु कहते हैं। तो इसमें शुक्र कहते हैं, उसमें डिंब कहते हैं। तो उसको इसीलिए शुक्र को ये नहीं कह रहे हैं, धातु नहीं कह रहे हैं, क्योंकि फिर दोनों में अलग अलग होगा तो फिर वो भी धातु है, फिर ये भी धातु है ना। एक तो अंतर ही है। दूसरा, जो आयुर्वेद में शुक्र के साथ वीर्य कहते हैं उसको, मतलब एक एल्बुमिन होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसमें वो शुक्राणु तैर के गर्भाशय तक जाता है। तो उसका जो रहने का जो स्थान है या जिसमें वो ट्रेवल करेगा वो है प्रोटीन है, वो एल्बुमिन है। तो कई लोग एल्बुमिन को शुक्र मान रहे हैं। आप कहीं आयुर्वेद के अलग अलग आचार्यों से बात करेंगे तो वो एल्बुमिन को ही शुक्र मान रहे हैं। तो एल्बुमिन तो स्त्री में भी होता है, पुरुष में भी होता है, वो ब्लड में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो यदि एल्बुमिन मान रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि शुक्र को अलग अलग कह रहे हैं, शुक्र, तो फिर डिंब कहना पड़ेगा, तो फिर एक धातु नहीं बनेगा, है ना। लेकिन बाबा जी ने स्नायु को माना है। स्नायु का मतलब है जिससे पूरा जो मेधस्तंत्र की जो संचार प्रणाली है बनती है, उसको स्नायु बोल रहे हैं। नर्वस सिस्टम पूरा, उसको माना है। धातु का क्या मतलब? जो रसायनों के अलग अलग स्वरूप के कॉम्बिनेशन को धातु कहते हैं। जैसे रस एक धातु है। जैसे भोजन पचा, भोजन पचने का मतलब है पेट में जाके कुछ रासायनिक क्रिया हुई, कुछ रासायनिक क्रिया को आंतों ने चूस लिया, तो वो जो रसायन है वो डायरेक्ट खून में मिल सकता है। अब वो आदमी में कोई हानि नहीं होगी। वो चीज जो रक्त में मिल सकता है, वो चीज जो रक्त बना सकता है, उसको कह रहे हैं रस। ठीक है। जो भी हमने भोजन किया वो अपने आप जाके खून में मिल गया। वो खून में कोई चीज मिला दोगे तो प्रॉब्लम है ना। खून अपने आप में एक बड़ी, मतलब शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए एक बहुत चीज है। तो खून के साथ रस बना रहता है, तो वो जो रस है बाद में रक्त बनता है। तो रक्त को दूसरा धातु बने बोले, फिर मांस बनता है, फिर हड्डी बनता है। ऐसा करके वही जो रस है वही हर चीजों को बनाता है। इसलिए रस को पहला धातु कह रहे हैं। उसके बाद क्रम से सारे धातु बनेंगे, है ना। तो इसीलिए एक रस एक धातु है, रक्त एक धातु है, अस्थि एक धातु है, मांस एक धातु है, मज्जा, बोन मैरो जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, हड्डियों के बीच में जो पोला भाग है उसमें एक लिक्विड या सेमी सॉलिड जैसी कोई चीज होती है ना, उसको मज्जा कह रहे हैं, बोन मैरो कहते हैं। तो इसी में खून बनता है, इसी में प्राण कोशिकाएं, ब्लड सेल बनते हैं। तो ये इनको धातु कह रहे हैं, है ना। तो धातु में एक जो नया चीज जोड़ रहे हैं बाबा जी ने जोड़ा, जो मध्यस्थ दर्शन में जोड़ा, उन्होंने शुक्र को धातु नहीं माना, उन्होंने स्नायु को धातु माना, क्योंकि मेधस तंत्र की रचना के लिए वो एक अनिवार्य चीज है, इसलिए उसको धातु माना। तुष्टि और पुष्टि के
मानव शरीर और जीवन के संयुक्त रूप है। उसका 6th लाइन में जो आप बता भी रहे थे पहले कि परिणाम स्वरूप रक्त संचार श्वास संचार बिना जीवन के ही संपन्न होता हुआ देखने को मिलता है। तो जो मेधस संपन्न नहीं हुआ है, पूर्ण मेधस, उस समय का बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उस माँ में जो जीवन ऑलरेडी, मुझे लगा था कि वो जीवन उस बच्चे में भी उस समय के लिए नहीं, माँ का वैसा रोल नहीं है ना। वो शारीरिक रचना होती है और माँ के जो शरीर से जो भी भोजन है वो नाभि के थ्रू बच्चे को पहुंचता है। तो छोटा बच्चा जो है माँ के पेट में रहता है, वो सांस नहीं लेता है। उसमें श्वास संचार बच्चा सांस नहीं ले रहा है ना, वहाँ सांस कैसे लेगा? लेकिन उसको ऑक्सीजन सप्लाई कैसे होगी? तो ऑक्सीजन सप्लाई जो है माँ का ही ऑक्सीजन उसको यूज़ हो रहा है ना। तो वो जो नाभि में एक व्यवस्था है जो उसको सप्लाई करता है। और उस माँ में जो पुंजाकार जो जीवन है वो उस समय क्या रोल रहता है? वो बच्चे के पास पहुँचता ही नहीं, मतलब नहीं भैया, पुंजाकार जीवन का बहुत रोल नहीं है। जैसे मेरा ये घुटना डेड हो गया, मान लीजिए किसी आदमी का पुंजाकार जीवन घूमता रहेगा तो उसको जिंदा कर देगा, नहीं तो फिर किसी का डेड नहीं होता। फिर ये जो कोई भी स्नायु या मांस या कुछ भी होता है रोग, वो जीवन के चाहने पर थोड़ी ठीक हो रहा है। वो एक शारीरिक प्रक्रिया है ना। मेरे पैर में दर्द हो गया या घुटने में दर्द हो गया, ये एक शारीरिक प्रक्रिया है। इसमें कोई शारीरिक विकार हुए हैं, उसके कारण ये हो गया। तो इसमें जीवन कुछ नहीं कर पा रहा है। वैसे ही माँ के पेट में बच्चा कई बार अस्वस्थ हो जाता है। माँ थोड़ी चाहती होगी कि मेरा बच्चा बेकार हो, पर होता है। हमारे चाहने से नहीं होता है। आदर्शवाद में ऐसी बहुत सारी मान्यता है कि आप अच्छा सोचोगे तो सब सही हो जाएगा, है ना, पर ऐसा नहीं है। कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम बच्चा मतलब समझता है और रिएक्ट करता है। क्यों हम ऐसा मानते हैं, इसलिए बोलते हैं। जो नहीं मानता है वो बोलता है नहीं समझता। भाई बच्चा समझ क्या रहा है अभी? बच्चे में जीवन का बात है। जब मेधस तंत्र पूरा बन जाता है, इसको मानते हैं कि 4.5 महीने के आसपास का समय है। जब मेधस तंत्र पूरा बन जाता है तब उसको जीवन चला पाता है। एक शरीर में 2 जीवन हो जाते हैं। एक शरीर में नहीं, वो उस मेधस तंत्र को एक ही जीवन चला रहा है, बच्चे के मेधस तंत्र को, और माँ के मेधस तंत्र को एक जीवन चला रहा है। 2 हो गए। उस शरीर में 2 है, लेकिन मेधस तंत्र पर माँ का जीवन बच्चे के मेधस तंत्र को कंट्रोल नहीं करता है। नहीं, वो नहीं, अलग-अलग, मतलब माँ का शरीर है पर जीवन 2 है उसमें। अब ऐसा नहीं बोलिए माँ का शरीर है। अब ये नहीं चलेगा कि माँ का शरीर है। जैसे ही मेधस तंत्र बन गया तो बच्चे का शरीर बोलना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब माँ का शरीर और माँ का जीवन और बच्चे का शरीर और बच्चे का जीवन, ये साथ है, थोड़ा ज्यादा पास है। हम भी जब चिपके रहते हैं ऐसे करके, किसी को भी गले लगा ले तो हम दोनों का जीवन तो साथ है ही है। तो वो कहते हैं ना कि जीवन को पहचानता है। हाँ, जीवन को पहचानता है, तभी वो उस परिवार में जाता है शरीर लेने, नहीं तो क्यों जाएगा? ये तो चॉइस होती है ना, जीवन की चॉइस होती है ना। हाँ, जीवन की चॉइस है ये। भैया जैसे आपने कहा कि शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है तो वहाँ पर जीवन उसको जीवन से नहीं बना सकता। तो क्योंकि ये हृदय तंत्र मस्तिष्क तंत्र का ही एक भाग है, हाँ। उसकी तंत्रिकाएं नहीं वहाँ पहुँचती हैं, डेड है, तो इस वजह से वो नहीं पहुँचती। हाँ, एक तो मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं वो नहीं पहुंची, या यदि रक्त सप्लाई खराब हो गया, है ना, तो यदि ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा है, वो तीसरी चीज हो सकती है। तो कुछ भी चीज इस ढंग से खराबी कई प्रकार से हो सकता है ना। मोटा जो मानते हैं ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है या ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है माने ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं हो रही है, दोनों एक ही चीज हुई, है ना। तीसरा ये भी कह सकते हैं कि वहां संवेदनाएं नहीं जा रही है, जो न्यूरो है वहां के संकेत को नहीं पहुंचा पा रहा है। तो ये 3 प्रकार से विकार को हम मोटा पहचान सकते हैं, है ना। 3 प्रकार, बहुत मोटा।
रिपेयर करने में जीवन का कोई रोल नहीं है। जीवन का रोल हर समय है कि वो हर समय चाहता है रिपेयर हो जाए, उसका चाहना एक भाग है, तभी हम चिकित्सा कराने जाते हैं। हम नहीं चाहेंगे तो चिकित्सा ही नहीं कराने जाएंगे, है ना। कुछ जगह जीवन शरीर को स्वस्थ बना सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में मेधस तंत्र है सबसे ऊपर, जो सबको कंट्रोल करता है। उसके बाद कुछ रस ग्रंथियां हैं, जैसे पीनियल, पिट्यूटरी, ऐसे करके थायराइड, ऐसे बहुत सारी ग्रंथियां, इसको रस ग्रंथियां कहते हैं। तो हम जो भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद वो रस बन जाता है, वो रस पहले खून में जाता है, उसको फिर आगे उसी रस को फिर लीवर प्रोसेस करके कुछ और रस बनाता है, बहुत सारे केमिकल लीवर बना लेता है। उसके बाद वो पूरे शरीर में जाते रहते हैं। उसके बाद अलग अलग ग्लैंड है, वो ग्लैंड अलग अलग रस बनाते हैं, जिसको अपन हार्मोन कह रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे ग्लैंड है जो वही बना सकते हैं, वो लीवर अब नहीं बना सकता। तो 3 स्तर में रस है। यदि रस को अपन एनालाइज करने जाएंगे तो 3 मोटे स्तर हैं। पहला जो पेट में पाचन हुआ, दूसरा लीवर ने डेवलप किया, तीसरा जो है ये सारी जो रस ग्रंथियां हैं वो डेवलप की। तो रस ग्रंथियां एक तो इस ढंग से कंट्रोल्ड है, दूसरा रस ग्रंथियां डायरेक्ट मन से भी कुछ कंट्रोल्ड है। बहुत सारी रस ग्रंथियों में मन का भी डायरेक्ट इनपुट है। तो कई बार मन के प्रभाव से रस ग्रंथियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, तो उससे भी स्वस्थ या अस्वस्थ हो जाता है। जैसे कोई लंबे समय तक दुखी रहता है तो उसके बाद उसकी रस ग्रंथियों में परिवर्तन हो जाता है। तो रस ग्रंथियों का कंट्रोल डबल है, ब्रेन के थ्रू भी है और मन के थ्रू भी है। पर ये मन के थ्रू वाला भाग छोटा है, बहुत बड़ा जो भाग है वो ब्रेन के थ्रू ही है। इसीलिए यदि मनुष्य सुखी है, खुश है, प्रसन्न है, तब बहुत सारी चीजें स्वस्थता के लिए अपने आप आ जाती है ना। तो अभी बहुत लोग दुखी ही हैं, उत्तेजित ही हैं लगातार, तो फिर अपने आप रस ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ता है और उसके बाद कोई ना कोई रोग हो जाता है। और रस ग्रंथियां यदि खराब हो जाए तो रस ग्रंथियों को ठीक करना बहुत कठिन है ना। तो रस बनना 3 स्टेज, एक पेट में बनता है, दूसरा लीवर में बनता है, तीसरा रस ग्रंथियों में बनता है। वो भी रस ग्रंथि एक नहीं है, बहुत सारी है। 80% बीमारियां साइकोसोमेटिक रही हैं, तो इससे तो लगता है मन का प्रभाव ज्यादा है। ये अभी 30 साल से बोल रहे हैं, है ना। 30 साल बाद और देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 80% नहीं है, लेकिन कुछ है। ये अभी 30-35 साल का ही फिनोमिना है साइकोसोमेटिक। ये तो मानते ही नहीं थे। तो 30-35 साल से बोल रहे हैं, 30-35 साल और रुक जाते हैं, देखते हैं क्या आता है। जीवन से जीवन के बीच में संस्कार का तो कुछ लेन देन नहीं होता। संस्कार का जैसे घर में बच्चा है, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय तो एक्टिव नहीं है उस समय, तो भैया संस्कार यदि डायरेक्ट ट्रांसफर होते तो इतना शिक्षा की जरूरत क्या थी। बोला तो बहुत कुछ गया कि बाजू में बैठने से ही हो जाता है ना। हमको तो नहीं हुआ भाई, है ना। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं। तो होता है, आदर्शवादी परंपरा में बहुत बोला गया है इसको। हम होता तो यह है कि हमारी इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होने का साथ उसके साथ विचार होना चाहिए, फिर तर्क होना चाहिए, उसके बाद फिर आचरण भी होना चाहिए। केवल मैं इच्छा है और मैं आचरण नहीं कर रहा हूं तो भी नहीं होगा, है ना। वो सब साथ में होना चाहिए। तो इच्छा होने का प्रमाण नहीं है जी। कह रहे हैं कि गर्भावस्था में ज्ञानेंद्रियां सक्रिय नहीं होती, सुनना तो होता है, बच्चा प्रतिक्रिया करता है। कौन सी अवस्था में? गर्भावस्था में। देखिए ज्ञानेंद्रिय, देखिए उसको हम पूरा तब मानना शुरू करेंगे जब वो माँ के शरीर से बाहर आ गया। अब उसमें मतलब है उसका बाहरी वातावरण से कोई संपर्क ही नहीं है, कहाँ से ज्ञानेंद्रिय काम करेगी। ध्वनि के प्रति जो प्रतिक्रियाएं आती हैं उससे अनुमान लगता है कि सुनना जैसा होता है। वो ध्वनि पेट में क्या वैसे ही जाती है? आप सोचो ना, हमारा आवाज क्या पेट के अंदर जाता है? बाबा जी कहते थे कि सबसे बढ़िया वातावरण यदि कहीं है दुनिया में तो गर्भ का वातावरण है, सबसे सेफ। और आदर्शवादियों ने बोला है कि बच्चा जब गर्भ में रहता है तो बहुत पीड़ा झेलता है। चलिए उसके जो चारों तरफ फ्लूइड होता है ना, वो बाह्य वातावरण से कंप्लीटली जो है वो कर देता है।
फ्लूइड होता है। जाके उसके अंदर ना कोई रेडिएशन का इफेक्ट होता है उसमें, बहुत ज्यादा जो है वो बड़ा सुरक्षा कवच है उसमें। माँ के शरीर का मांस होता है, पीछे हड्डियां होती है तो वो अपने आप में एक जबरदस्त स्ट्रक्चर है। आप देखो ना, बंदर दौड़ते कूदते भागते रहता है ना, शेरनी शिकार करते रहती है उस पीरियड में भी। तो वो बहुत ही कम उसमें कोई चीज पहुंच पाती। तो आवाज जैसी चीज क्या पहुंचेगी भाई, है ना। और आवाज पहुंच भी गई तो भाषा और आवाज में भिन्नता है, भाषा सीखना पड़ता है। जैसे फ्रेंच है, कितना भी जीनियस हो उसको सीखना पड़ेगा, है ना। बंगला है, हिंदी है, छत्तीसगढ़ी है, सीखना पड़ेगा आपको। तो वो आवाज और भाषा एक नहीं है। तो मैं मान भी लिया कि बच्चे के कान में भाषा शब्द जा रहा है, साउंड जा रहा है, मान लिया, लेकिन भाषा नहीं पता है उसको। भैया साउंड को तो मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, तो साउंड तो जाती ही होगी, क्योंकि वो तो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगी, पार्टिकल्स तो है ना, चाहे वो फ्लूइड है चाहे वो कुछ भी है। हाँ, भाषा नहीं जाती, वो चल भी जाएगा। भाषा साउंड मान लो चला भी गया, जहां यहां से जो साउंड निकला वहां वैसी साउंड नहीं जाएगा, है ना। पहली बात तो ये है। फिर भी मान लिया चलो पहुंच गया, भाषा कहां से जाएगा। भाव, माँ को तो बच्चा बहुत प्रिय होता है ना, तो वो भाव तो हर समय है फिर, है ना। सुरक्षा के लिए माता का, पिता का, पूरे वातावरण का। जो अज्ञानी मतलब है, जो अनजान है, वो भी सुरक्षा करते हैं उस समय। आप देखिए, कोई लड़की यदि बस में ट्रेवल कर रही है और वो प्रेग्नेंट है तो आसपास के लोगों का रिएक्शन, वो खड़े हो जाते हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो सब सुरक्षा कर रहे हैं। तो वो सुरक्षा का भाव तो मुझे लगता है कि वो हर समय है ना। तो भाषा जा रही है, मैं तो नहीं मानता। ध्वनि जा रही है, उसको जिस ढंग से जा रही है उसको भी मेरे को स्वीकार करने में बड़ी तकलीफ है कि कुछ जाता होगा। ये संभावना हो सकती है चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि गर्भावस्था की बजाय पुण्य की स्मृतियां। भैया जीवन हत्या करने के लिए तो शरीर नहीं चुनता है भैया। चक्रव्यूह में जाना माने मारने की तैयारी सीखना। उसके लिए तो कोई जीवन शरीर को नहीं चला रहा है, कम से कम कोई नहीं बोल रहा है। आदर्शवादी परंपरा भी यही बोल रही है कि वो जागृत होने के लिए या मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव शरीर को किसी से बदलने निकले की तो बदले की भावना हो, प्रतिशोध ज्यादा। इसमें ऐसे बोला गया है कि हम अपने पिछले जन्म के निष्कर्ष जो है वो अगले जन्म में लेके जाते हैं। हाँ भैया, निष्कर्ष लेके जाते हैं। तो वही निष्कर्ष में यही निष्कर्ष होता है, स्वरूप या कुरूप, सुखी या दुखी। जो जीवन जब शरीर को छोड़ता है तो स्वरूप या कुरूप के रूप में अपने आप को स्वीकारता है, दुखी या सुखी के रूप में अपने आप को स्वीकारता है। वही निष्कर्ष है। घटनाएं, चित्रण सब समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो सुखी होने के लिए फिर उन्हीं चीजों का फिर वो चुनाव करता है जो वो स्वीकार लिया रहता है। जिसके निष्कर्ष हाँ, तो निष्कर्ष घटना के रूप में नहीं रहते। अभी हमारे सारे निष्कर्ष घटना के रूप में। अभी यदि हमारे जो जन्म के बाद के जो निष्कर्ष हैं उनको देखेंगे, वो घटना मूलक है। वहां पर घटनाएं समाप्त हो गई, चित्रण तो कुछ नया जा ही नहीं रहा है, वो बिल्कुल नए स्लेट से शुरू कर रहा है। इसीलिए भाषा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई भी चित्रण नहीं है। अब वो पूरा सीखेगा। तो ये पुनर्जन्म क्या है? पुनर्जन्म क्या है? जब चित्रण नहीं रहता, पीछे की कोई नहीं रहती, तो फिर ये पुनर्जन्म क्या है? इसमें याददाश्त रहती लोगों की। पता है ना, स्वरूप या कुरूप जैसे शरीर छोड़ता है तो पूरे शरीर, जीवन ने जो भी शरीर को चलाया 50, 60, 70, 100 साल, उसका एक निष्कर्ष बनता है। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। उसका नाम है स्वरूप या कुरूप, सुखी या दुखी। इसको लेके शरीर छोड़ देता है। उसी के साथ कहां पर वो पूरा होगा उसको तय कर लेता है और ऐसी जगह में शरीर लेता है। तो उस जगह में शरीर लेके फिर वहां से वो स्टार्ट करता है। आप देखिए ना कि एक बच्चा पैदा होता है तो वो दूसरी चीजों की तरफ बढ़ता है, दूसरा बच्चा दूसरी चीजों की तरफ बढ़ता है, एक ही वातावरण में पढ़ते हुए। इसका नाम है उसका प्रवृत्ति। इसी को कह रहे हैं पूर्व संस्कार। पूर्व संस्कार, वातावरण, अध्ययन, ये तीन चीज से आदमी आगे बढ़ता है। एक परिवार में देखिए मोटा मोटा 3 भाई हैं,
या 3 बहनें हैं, 2 भाई 1 बहन है, जो भी है उनका वातावरण एक है, पूर्व संस्कार भिन्न है। इस और अभी जिसको अध्ययन बोलेंगे, जो पढ़ाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, वो भी एक है। लेकिन चूंकि उसके अपने पूर्व संस्कार हैं, इसलिए कुछ समय के बाद दिखता है कि वो अलग चीजों को पढ़ रहा है, अलग चीजों को सीख रहा है। वो कुछ आयु के बाद दिखने लगता है, छोटी आयु में नहीं दिखता है। 1 दिन का बच्चा बिल्कुल एक जैसा होता है, 1 साल के बच्चे में थोड़ा थोड़ा अंतर दिखता है, 5 साल के बच्चे में ज्यादा अंतर दिखता है, 15-20 साल का हो जाता है तो दिखता है कि हाँ ये एकदम अलग है। पर वो अलग पहले दिन ही रहता है, वो दिखता है 20 साल 25 साल के बाद या 50 साल के बाद पता चलता है कि वो ऐसा हो गया ये। तो ये एक लंबे समय में जो स्वीकृति है, जीवन में जो पूर्व संस्कार कह रहे हैं, वो प्रकट होता है। तो वो माँ बाप तो स्वीकार नहीं कर पाते, वो बोलते हैं कि हमारे बाकी बच्चे ऐसे हैं, बच्चा ऐसे कैसे नहीं कर रहा। अभी माँ बाप नहीं स्वीकार कर पाते, माँ बाप सोचते हैं कि हम ही बच्चे को तैयार कर रहे हैं। और जो ये कहते हैं कि हमारे परिवार के संस्कार ऐसे हैं, तो वो वातावरण का प्रभाव है, शिक्षा है। नहीं, जब तक अच्छा करता है तब तक कहता है, बुराई के लिए कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल नहीं। यहाँ भैया स्वरूप कुरूप चेहरे के रंग रूप को न लेके पूरा शरीर पूरा। सुखी होने के अर्थ में कितना हाँ, सुखी होने के अर्थ में सब है वो सूर्य। भाई एक जगह कंफ्यूजन ये रहता है, जो संस्कार है तो जो हमारी स्वीकृति है वही संस्कार है। तो स्वीकृति जागृति के क्रम में जो हुई है वो संस्कार है, ये सारी स्वीकृतियां जो है वो संस्कार। जागृति के क्रम में जो हुई है वो संस्कार है। लेकिन मान लीजिए हम ऐसे वातावरण में गए और वहां जीने के लिए जो संस्कार चाहिए अभी नहीं है मेरे, तो मैं गलती भी करूंगा। थोड़ा संस्कार है बाकी नहीं है, तो थोड़े तो सही कर लूंगा, लेकिन जो बाकी जगह सही करना है वो कर नहीं पाता हूं, वहां गलती करता हूं। ये होता है। तो कुछ सही वाला भाग हर बार जा रहा है, ऐसा अपने को स्वीकारना चाहिए। गलती का संस्कार नहीं, हाँ, गलती का संस्कार नहीं। कुसंस्कार किसे कहा? कुसंस्कार होता है, समझा नहीं है। अब कोई परिस्थिति आती है, वहां वो गलती करता है, वो मूल रूप में प्रवृत्ति है। वो क्या है? एक तो हमारा शरीर का दबाव है, शरीर या इंद्रियों का, भोग का, और दूसरा हमारे चारों तरफ के लोगों ने हमारे जीवन में कुछ मान्यता को स्थापित करने में कुछ भूमिका किया है। इन दोनों के योगफल में कई बार गलतियां हो जाती है। तो ये मान्यताएं तो जीवन लेवल पे ही हो रही है ना, जो भी बन रही है। तो जो गलत चीजें सीखी हैं वो भी तो आगे ट्रांसफर होती होंगी अगली शरीर यात्रा में। कैसे? नहीं, अगली शरीर यात्रा में ट्रांसफर नहीं होती है, गलत नहीं होती, नहीं होती है। यही सबसे अच्छी बात है, सही वाला ही रहता है। लेकिन मैं थोड़ा सा सही लेके जब कहीं उतरा हूं और जो परिस्थिति आती है, आगे वाला सही मैं कर नहीं पाता, वहां कुछ अनुमान से सही हो जाता है, कुछ अनुमान से गलत हो जाता है। जैसे मुझे जितना समझदार होना चाहिए उतना नहीं हूं, कुछ हूं उतना तो सही कर लेता हूं, उससे आगे वाला अनुमान है कि यह ठीक होगा करके करता हूं। 2 बच्चे हैं घर में, एक का लगता है कि ये काफी सही तरीके से शुरू से ही अपने आप ही, और दूसरा उतना नहीं कर रहा है। तो मतलब दोनों जो कैरी फॉरवर्ड किया है दोनों ने, उसकी परसेंट, सही वाले की परसेंटेज कम ज्यादा है, लेकिन गलत वाला कुछ नहीं गया है। हाँ, यही। ऐसे ही। हाँ। भैया इसी कॉन्टेक्स्ट में प्रारब्ध कहाँ बैठता है? प्रारब्ध हर समय के लिए फिट है। प्रारब्ध का मतलब है जो जितना जानता है उतना चाहता नहीं है, क्योंकि जानना बुद्धि के स्तर पर है, चाहना इच्छा के स्तर पर है, तो इच्छा हमेशा कम होती है। तो जितना जानता है उससे कम चाहता है, जितना चाहता है उससे कम कर पाता है, क्योंकि चाहना केवल जीवन चाह रहा है, इच्छा करने में शरीर भी शामिल हो जाता है, विचार भी शामिल हो जाता है, तो करना उससे भी कम होता है और भोगना उससे भी कम हो जाता है। भोगना शरीर के द्वारा ही होता है। तो इसमें मूल में 2 प्रकार के अंतर आते हैं। जैसे आपने कहा संस्कार, अगर जैसे गलत मतलब संस्कार जाते ही नहीं है, तो जन्म लिया बच्चे ने, उसके सही संस्कार है, तो फिर वो इस जन्म में अगर वो ठीक कुछ नहीं कर पाता तो फिर उसको कैसे देखेंगे? आ रहा हूं।
पहले तो एक चीज समझना पड़ेगा, जानना अधिक है उतना चाह ही नहीं सकते, पहली बात। तो इन दोनों के बीच में कुछ बच जाता है। जितना चाहते हैं उसको करने के लिए विचार चाहिए, फिर शरीर चाहिए, फिर अवसर भी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में भी कुछ बच जाता है। और जितना करते हैं उतना भोग नहीं पाते हैं। मान लीजिए हम जितना पैसा ही कमा लिए उतना भोग नहीं पाते कुछ, या लोगों से मैं जितना व्यवहार करता हूं अच्छा वो भी भोग नहीं पाता, बुरा करता हूं वो भी भोग नहीं पाता। तो करने और भोगने के बीच में भी कुछ बचा है। तो ये तीनों जगह कुछ बचा है, इसको कहते हैं प्रारब्ध। तीनों बचा हुआ है, तीनों को। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ धन आया, कुछ भोगा, बाकी जो है मैंने लोगों को बांट दिया, तो ये बंटा कहीं कहीं रखा है। वैसे ही कुछ चाहा था लेकिन कर नहीं पाया। जैसे अनुकूलता आती है मैं उसको करने लगता हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं चाह के सोच के सब रखा हुआ हूं। दूसरा आदमी चाहता ही नहीं है, इसलिए अनुकूलता आने पर कर नहीं पाता है। तो हम दोनों में एक बहुत डिफरेंस दिखता है। तो लोग बोलते हैं देखो इसका भाग्य है, एकदम कर लिया। कोई भाग्य नहीं है, वो पहले से चाहता है, उस पर काफी सोच रहा ही है और 1 मिनट में कर लेता है। तो ये भी एक प्रारब्ध है। तो चाहना और करना एक प्रकार से योजना के रूप में ये बचा रहता है। तो ये तीनों जगह कुछ कुछ शेष बचा होता है। और ये तेल कौन होता है? ये एक ही शरीर है। इस शरीर यात्रा में तो होता ही है। इस शरीर यात्रा में तो होगा, तो पक्का है ना। मैं 20 साल पहले जो सोचा हूं, अचानक अवसर आता है तो उसको मैं कर देता हूं। इस शरीर यात्रा का तो ये 100% है। और यदि पीछे की शरीर यात्रा की बात करेंगे तो ये वाला तो है ही है शेष, ये नहीं है। ये वाला बहुत जल्दी इधर उतर आता है। ये वाला माने जानने और चाहने के बीच वाला जो शेष है वो वही आखिर यही आएगा ना। वो विचार इच्छा में आएगा, इच्छा के बाद फिर विचार में आएगा, फिर कार्य में आएगा। तो ये वाला जल्दी से नीचे आ जाता है। इसीलिए लोग बहुत सफल हो जाते हैं, कई लोग। इन तीनों को मिला के प्रारब्ध बोल रहे हैं। भैया फिर जब जागृति हो जाती है तो ये रिमाइंडर खत्म हो जाता है? मतलब जब अनुभव हो जाएगा या इनफैक्ट मतलब आचरण में भी आ जाएगा और आप जीने लगोगे, व्यवस्था होगी, तो क्या ये जो शेष है ये पॉइंट पे खत्म होगा कि नहीं? देखिए उसमें थोड़ा सा ऐसा होगा कि जो जल्दी जागृति होने वाली चीज बनी रहेगी। जैसे कोई मनुष्य एक शरीर यात्रा में जागृत नहीं हुआ तो कहीं आगे पहुंचेगा तो उसमें जागृत होने की संभावना ज्यादा रहेगी, किसी में थोड़ी कम रहेगी। तो वो सारी चीज जागृति के अर्थ में दिखेगी। अभी जो है पद के लिए, धन के लिए, यश के लिए, लड़ाई के लिए, भोग के लिए, इस रूप में चीजें दिख रही है। वो न दिख के जागृति के रूप में ज्यादा ध्रुवीकृत दिखेगी। और इसको हम लोग भाव भी दे रहे हैं ना, ज्यादा पद वाले को, ज्यादा पैसे वाले को, ज्यादा भोग वाले को हम समाज ज्यादा उसको भाव दे रहा है ताकि लोग उधर दौड़ रहे हैं। यदि लोग भाव न दें तो लोग नहीं दौड़े। समाज उनको अधिमूल्यन करता है, इसके कारण छोटे बच्चे उसकी तरफ दौड़ते हैं। यदि वो नहीं देंगे तो छोटे बच्चे नहीं दौड़ेंगे। गलतियां तो वहीं से है ना। तो समाज उन दिनों जागृत परंपरा में जागृति को ज्यादा भाव देगा तो लोग उसको देखने लगेंगे। तो भैया प्रारब्ध और भान पे एक ही चीज है, बोलचाल की भाषा में तो लगभग एक अर्थ है।